प्यारे भाइयों, दोस्तों, जोहार, नमस्कार, आदाब। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया उसमें छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के इतिहास की एक झलक पेश की, जिसको बहुतों ने लाइक किया, लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया, लाइक किया और हमको इससे काफ़ी इनकरेजमेंट मिला। इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और उसी से उत्साहित होकर मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आने की कोशिश कर रहा हूँ आज, जिसमें मैं इस एक्ट की ओर सही माने में सामने आ रहा हूँ और इसके जो प्रावधान हैं वो आपकी सेवा में प्रस्तुत करने वाला हूँ। इसके पहले कि मैं शुरू करूँ, एक बात आपको बताना शुरू करता हूँ कि ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, ये कोई अजूबा नहीं है। ये उसी तरह का टेनेंसी कानून है जो हर राज्य में है, हर जगह है जहाँ ज़मीन के बारे में रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ज़मीन के बारे में म्यूटेशन किए जाते हैं, या जहाँ ज़मीन का रेंट वसूल किया जाता है या फिक्स किया जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप जहाँ जैसे यूपी में चले जाइए, वहाँ पर ज़मींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स है। बिहार में चले जाइए, पटना में, या जहाँ जहाँ इसके अंचल ऑफिस हैं या सर्किल ऑफिस हैं या तहसीलदार ऑफिस उसको कह सकते हैं, वहाँ चले जाइए। और चाहे यहाँ पर जमशेदपुर में चले जाइए, चाहे आप सरायकेला खरसावां चले जाइए, जहाँ जहाँ भी अंचल ऑफिस हैं, एक ही तरह का माहौल है, लोगों का एक ही तरह का वहाँ बिहेवियर मिलेगा, एक ही तरह के स्टाफ मिलेंगे। वहाँ आपको हल्का कर्मचारी मिलेंगे, कानूनगो मिलेगा। इसके बाद फिर इसके बाद बड़े साहब मिलेंगे, जिनको यहाँ आपका जो है ना सीओ, मतलब सर्किल ऑफिसर या अंचलाधिकारी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में उन्हें तहसीलदार कहा जाता है, जो बहुत रुतबा रखते हैं वगैरह वगैरह। इसलिए ये कुछ वैसा ख़ास नहीं है कि यहाँ का जो कानून है कोई बहुत ही या सिस्टम है बहुत ही स्पेशल है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। तो भाइयों, मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी जो शुरुआती धाराएं हैं, सब एक आंदोलन का नतीजा है, जो कि आपको 50 तरह के उलगुलान हुए हैं, अंग्रेज़ों पर प्रेशर डाला गया, और जो उनका जो पहले का जो रेगुलेशन था उसी को अमेंड करके या उसी के आधार पर इन लोगों ने इस कानून को स्थापित किया और ये लागू किया हुआ है। इतनी सी बात है। अच्छा, और इस तरह से आपको CNT एक्ट 1908 जो है ना हमारे सामने मौजूद है। इसकी कुछ जो शुरुआती धाराएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसमें ये है कि इसमें हर चीज़ की डेफिनेशन दी हुई है कि रैयत किसको कहते हैं, विलेज किसको कहते हैं। इसके बाद फिर ये जो खुदकट्टी राइट क्या है और क्या क्या राइट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कोई बहुत रेलिवेंट नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने से या थोड़ा पढ़ने से समझ में आ जाता है। तो उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो जो छोटा नागपुर का लैंड है उसमें
3-4 तरह की ज़मीन पाई जाती है। उसमें एक खुटकड्डी है, खुटकट्टी है आप। इसके बाद फिर एक है भुईहरी, राजहंस, मझियस और कोरकर। तो इसी के इर्द गिर्द जो है ना ये पूरा इलाका घूमता है। खुटकट्टी तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों ने पहाड़ काट करके समतल करके ज़मीन को खेती लायक बनाया है। इसके बाद और उस पर अपना खेती करना शुरू कर दिया। और ये काम जो है ना खुटकट्टी वाला, ये यहाँ के मुंडाओं ने किया है। यहाँ जो मुंडा जनजाति थी उन्होंने ये काम किया है। इसके बाद फिर जो आपका भुईहरी ज़मीन जो है, भुईहरी ज़मीन जो है उसको जो समतल किया है एक दूसरी जनजाति माने शेड्यूल्ड ट्राइब, वो आपका उरांव है। ये उरांव जात जो है आज झारखंड में काफ़ी तरक्की पर है। और अभी थोड़ा दिन की बात है, कल जो रिज़ल्ट निकला है यूपी में हाई स्कूल का, उरांव लड़की थी, उसने टॉप किया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उस लड़की को आपके माध्यम से कांग्रेचुलेट करता हूँ कि ज़िंदगी में इसी तरह से तरक्की करते रहे और अपने जात का नाम रोशन करते रहे। इसके अलावा तीसरी ज़मीन जो है राजहंस है। राजहंस माने राजाओं की जो ज़मीन है। ये तो सब राजा महाराजा की जागीर तो थी ही एक ज़माने में। काफ़ी ज़मीन इन लोगों ने अपने नाम से लिखवा लिया है और आज उन्हीं के कब्ज़े में है। इसके बाद एक ज़मीन आती है मझियस। मझियस मतलब कि जो सरदार लोग थे, जो पहले ज़माने में रईस लोग थे, जो राजाओं के खासम खास थे, उन लोगों के नाम से भी काफ़ी ज़मीन इस फॉर्म में रिकॉर्डेड है। इसके बाद कोरकर एक टाइप की ज़मीन है। कोरकर मतलब कोड़कर को कोरकर कहने का नाम दे दिया गया। इसका मतलब है कि जो खाली पड़ी हुई पड़ती ज़मीन थी उसको कोड़ करके आपको खेती लायक बनाया गया है और इस तरह से उस पर खेती की जा रही है। ये हुआ, ये जो है इसकी शुरुआती धाराएं। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ की डेफिनेशन दी गई है, वो है ऑक्यूपेंसी रैयत, सेटल्ड रैयत और जो है ना और ये इसके बाद फिर जो और बाकी सब जो जिला जवार जो कुछ उसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है। ख़ास तौर से ये ऑक्यूपेंसी रैयत का जो कंसेप्ट है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और यही ऑक्यूपेंसी रैयत आगे की धाराओं का आधार बना हुआ है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं जैसा अभी हमने कहा कि लोगों के पास क्या ज़मीन थी, वो थी खुटकट्टी, भुईहरी, मझियस और राजहंस। ये ज़मीन अभी आपको हम बोल चुके हैं। लेकिन जब ये एक्ट आया तब उन ज़मीनों को ये जो यहाँ के बासिंदे थे उनके नाम से दर्ज करने का प्रावधान किया गया और उसी का मेन पर्पस था कि जब इस एक्ट को बनाया गया। तो इसके बाद इस तरह से यहाँ रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार करने का सिलसिला चालू हुआ। इसके बाद
ये जो ज़मीन का डिस्क्रिप्शन किया, उसके बाद क्या आता है, इसमें धारा 8 आती है। धारा 8 बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये एक बात बहुत ही खलने वाली है और जो उस पर बहुत क्रिटिसिज्म है, वो ये है कि यहाँ जो ज़मीन खुदकट्टी की है, उस पर औरतों का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके खाली मेल मेंबर ही इसको रख सकते हैं। अगर मेल मेंबर नहीं है तो जो औरत जो विधवा होती है उसको उसी समय तक इस्तेमाल करती है जब तक वो ज़िंदा है। इसके बाद में वो किसी दूसरे मेल मेंबर को वापस हो जाता है। लेकिन एक कुछ कस्टम है जिसके आधार पर क्या उसको अधिकार मिलेगा, वही अधिकार उसी अधिकार का विवरण हम आगे चल कर के पढ़ेंगे और उसका एक चैप्टर बना के उसको हम लोगों को बात करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद जब ये कानून बना जिसको अभी हम जिक्र कर रहे हैं, CNT एक्ट, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था आदिवासियों के अधिकार की विवेचना और उनको इस कानून के तहत आधिकारिक रूप में दर्ज करना और उसके प्रोटेक्शन के लिए निश्चित धाराएं बनाई जाना। वो धाराएं हैं 16 से लेकर के 20 के बीच में हैं। 16 से लेकर 20 CNT एक्ट के अंदर सारा प्रावधान है जिसके आधार पर उन्हें अधिकार मिला है। अच्छा, ये जो धारा 16 है, ये है बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें कंटिन्यूएंसी ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत का प्रावधान दिया गया है कि जब CNT एक्ट एग्जिस्टेंस में आया तो ये प्रावधान बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया कि अगर किसी लोकल कस्टम के तहत उसके हिसाब से कोई आदमी ऑक्यूपेंसी रैयत तभी हो सकता है कि जब इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व कम से कम वो 15 साल तक रैयत के रूप में उसका नाम उस समय के ज़माने के किसी रिकॉर्ड में दर्ज है, या अगर ऑक्यूपेंसी रैयत के रूप में रह रहा है तो या तो वो इसी तरह से कंटिन्यू करेगा, या अगर इस तरह का वो सबूत दिखाएगा कि सॉरी हम 15 साल नहीं था बल्कि 12 साल का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि ये इसके कब्ज़े में था, तब वो ज़मीन उसके नाम से ऑक्यूपेंसी रैयत की तरह दर्ज कर दी जाएगी और वो इसका ये सेटल्ड रैयत बन जाएगा। एक बात ये हुई। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपको धारा 17 आती है। जैसा कि हमने कहा कि 12 साल तक अगर वो रैयत के रूप में स्थापित है तो उसे सेटल्ड रैयत माना जाएगा। यहाँ तक कि समय समय पर अगर उसने ज़मीन को लीज पे दिया है, किसी को आपको उसको अपना साझेदार बनाया है, तब भी उसको किसी तरह से ये प्रभावित नहीं करेगा, वो सेटल्ड रैयत ही रहेगा। इस तरह से कहने का मतलब वो सेटल्ड रैयत होने का मतलब है कि वो बहुत बड़ा हकदार हो जाता है ज़मीन पर, उसको कोई छू नहीं सकता है। अब तो जब लैंड रिफॉर्म्स आया, इसके बाद फिर
जब ये उसको मालिकाना हक मिल गया तब तो उसका रिलेशनशिप जो है ना वो स्टेट के साथ हो गया, और वो एक तरह से वो मालिक हो गया, उसको स्टेट के अलावा कोई छू ही नहीं सकता है। और वो सिर्फ उसी कोई विकट परिस्थिति में ही ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए कि उसकी ज़मीन पर कोई कब्जा भी किया है, अगर बाद में वो कोई केस करके धारा 71A है जो आपका रेगुलेशन एक्ट है, उसके हिसाब से ज़मीन ये पता चलता है कि ये उसी की ज़मीन है, इस पर कोई नाजायज़ ढंग से काबिज़ था और उसको ये मिल जाती है ये ज़मीन जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के माध्यम से, तब वो भी तब भी इसी आदमी की ज़मीन पर इसका ऑक्यूपेंसी रैयत का अधिकार होगा। इसके अलावा अगर वो किसी मुकदमा में जीत जाता है और ज़मीन वो मिल जाती है, तो उस डिग्री के आधार पर भी ये सेटल्ड रैयत बना जाएगा और ये उस ज़मीन पर ऑक्यूपेंसी रैयत रहेगा। अच्छा, इसके बाद धारा 18 आता है। ये है आपका भूमिहर और खुदकट्टी की जो ज़मीन है, जो कि ये आपको लोगों ने पहाड़ को काट करके बनाया हुआ है, और एक तरह से ये अगर आज का ज़माना होगा तो इसको कब्जा ज़मीन कहते हैं, लेकिन इन लोगों ने इस ज़मीन को बना करके खेती लायक बनाया है। तो इस तरह की ज़मीन भी भूमिहर जो उड़ाव ने ठीक ठाक किया, और खुदकट्टी जो मुंडों ने उसको पहाड़ काट करके जंगल काट करके बनाया, वो ज़मीन भी अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट में उनको 12 साल तक दर्ज रही है, तो इस एक्ट के आने के बाद उनको सेटल्ड रैयत का दर्जा दिया गया है। ये है उनका अधिकार। इसके बाद उन धारा 19 में ये क्लियर कट कर दिया गया है कि जो सेटल्ड रैयत होगा, जैसा कि ऊपर हमने बताया है, जो सिचुएशंस बताए हैं, तो उन सब को ऑक्यूपेंसी रैयत का दर्जा दे दिया जाएगा। ये हुआ। इसके बाद तब आता है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, धारा 20 में ये कहा गया है कि कोई रैयत किसी ज़मींदार के साथ पार्टनरशिप में है, तो जब ये एक्ट आया तो ये कहा गया है कि ये कोई उस ज़मींदार का सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा या उसका टेनेंट नहीं रहेगा, बल्कि उसका स्टेटस वही रहेगा जो उस ज़मींदार का है, वो उसी के बराबर का हकदार होगा। ये है उनको दिया गया अधिकार। इसका मतलब देखिए काफ़ी अधिकार इनको दिया गया। कभी उनको कोई उठा के फेंक देता था, कोई उनको हटा देता था, लेकिन ये जब एक्ट आया तो उनको एक तरह से समझिए कि पूरी तरह से मालिक बना दिया गया, और वह इसके बाद फिर एक तरह के राजा के रूप में रहने लगे। अच्छा, इसके बाद जब ये अधिकार उनको मिल गया, तो सरकार की तरफ से अंकुश भी इसमें लगाया गया। अंकुश ये लगाया गया कि जो ज़मीन उनको दी जाती है, उस ज़मीन को उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे जो उनका कस्टम रहा है। उसकी वैल्यू को वह किसी तरह से इम्पेयर नहीं करेंगे, मतलब उसमें कोई ऐसा गोलमाल नहीं करेंगे कि जिससे कि उसका वैल्यू घट जाए। ये नहीं कि उसमें 50 फीट का गड्ढा खोद दिया, ये है वो, ये सब करने के लिए उनको अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन इसके अलावा अब स्थिति को देखते हुए उनको कुछ अधिकार दिए गए। एक अधिकार ये दिया गया कि आप अपनी ज़मीन पर ईंट बना सकते हैं अपना घर बनाने के लिए, तालाब खोद सकते हैं,
उस पर अपना घर बना सकते हैं और रह सकते हैं एक रिजनेबल ढंग से। इसके अलावा ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कि आप तालाब खोद लिया और बहुत बड़ा बिजनेस कर दिया मछली पालने का, ये है वो है, और कोई ऐसा कोई काम करना शुरू कर दिया, तो वैसी कंडीशन में जो आपको आमदनी होगी उसमें कुछ भाग आपको सरकार को देना होगा। अभी तो मतलब मालिक सरकार ही है उसका जिम्मेदार, लेकिन ये सब होता कुछ नहीं है, समझे ना। ये सब कहने की बात है, कोई कुछ न देता है न कुछ उनको फ़ायदा है, न वो लोग करता है। इसके अलावा मान लीजिए कि जो ज़मीन है उस पर जो पेड़ पौधा जो सब होता है सब उसी ऑक्यूपेंसी रैयत या सेटेड रैयत की होती है, वो उसी का इस्तेमाल करता है। और आप जानते हैं कि ये झारखंड के जंगलों में आपका ला वगैरह सब होती है, उसका भी वही इस्तेमाल करता है। हालांकि कानून ये है कि अगर उससे जो आमदनी होती है कुछ पोर्शन आपको सरकार को देना है, लेकिन वो देता वता कुछ नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा, इसके बाद अब जो इनका जो प्रोटेक्शन का सवाल है इन रैयतों को, वो धारा 22 में दी गई है। इनका जो ऑक्यूपेंसी रैयत का दर्जा कोई छीन नहीं सकता किसी शर्त पर, और वो उसी की रहेगी हर हाल में। इसके बाद धारा 23 में है कि अगर मान लीजिए कोई ऑक्यूपेंसी रैयत मर गया तो जो उसका बंदोबस्त होगा वो उनके कस्टम के हिसाब से उसका वो सेटलमेंट होगा, और न कि सरकार उसको ले लेगी। इसी आधार पर ये सारे अधिकार उनको दिए गए हैं, और ये सब उसको वे लोग एंजॉय करते हैं। अब लेकिन जैसा कि मैंने कहा है और आप भी जानते हैं कि इसकी जो मेन दिक्कत है वो है कि आदिवासियों को इस ज़मीन को स्थानांतरित करने का, तो वो ये कर नहीं सकते हैं, उस पर रुकावट है, जिसके लिए मैं आपको बाद में दूसरा वीडियो बना करके या चाहे इसी वीडियो को आगे एक्सटेंड करके आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या रुकावटें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए शुक्रिया। आप